हेलो हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और मैं जो भारतीय भूगोल पढ़ा रहा हूं उसमें अपवाह तंत्र मेरा चल रहा था। और अपवाह तंत्र में मैं अपवाह से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य को मैं इसके पीछे वाले वीडियो में मैं पढ़ा दिया हूँ। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं चाहूँगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, और नहीं तो उस वीडियो का भी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र, ठीक है ना। तो गंगा नदी तंत्र जो भी है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे भारत की नदियों में से, ठीक है। इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इस गंगा नदी तंत्र को और उसमें एक एक करके सब चीज़ समझते हैं। तो गंगा नदी तंत्र जो है, सबसे पहले आप ये समझिए कि नदी क्या है और तंत्र क्या है, ठीक है। मैं इस मानचित्र में क्या दिखाया हूँ मैं पहले इस पर चर्चा कर लेता हूँ, फिर इस मानचित्र के माध्यम से गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो गंगा नदी तंत्र में ऐसा समझिए कि एक मुख्य नदी जो है वह गंगा नदी है और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सभी मिल करके गंगा नदी तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे मैं इस मानचित्र में क्या बनाया हूँ, ठीक है ना। इस मानचित्र में देखिए यहाँ से दो नदियां निकल रही हैं, दो जल धाराओं के रूप में नदियां निकल रही हैं और यहाँ पर आकर के एक जल धारा हो जा रहा है। और इस एक जल धारा को जो लाल कलर से आप देख रहे हैं यह गंगा नदी है। मुख्य रूप से कौन सी नदी है? गंगा नदी। और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो देख रहे हैं ब्लू कलर से मैं बनाया हूँ। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं और उनकी भी सहायक नदियां हैं, यानी सहायक नदियों के भी सहायक नदी हैं। तो ऐसे मिला करके यानी कि एक मुख्य गंगा नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां जितने क्षेत्र से अपने जल को प्रवाह करके लाते हैं वो सारे मिल करके गंगा नदी तंत्र बनाते हैं। आप ये समझ गए मैं इस मानचित्र में क्या बनाया हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया हूँ। अभी आप हेडिंग डालिए गंगा नदी तंत्र और उसके बारे में लिखिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हुआ कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। यानी पहला पॉइंट क्या हुआ? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरा पॉइंट, इसकी लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गंगा नदी जो है वह दो देशों से होकर के बहती है। गंगा नदी दो देशों से होकर के बहती है। कौन कौन? भारत और बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आगे पॉइंट लिखिए, गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर के बहती है। यानी गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर के बहती है। कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन? देखिए, एक यूपी सॉरी यहाँ देखिए, एक उत्तराखंड, उसके आगे जाने पर यूपी और उसके आगे जाने पर बिहार और उससे आगे जाने पर झारखंड और उससे आगे जाने पर वेस्ट बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर के गंगा नदी भारत में बहती है और वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश में आ जाती है। इसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आप समझ गए? यानी ये पॉइंट जो हुआ ये एग्जाम में बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर के बहती है। और यह क्रम से है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। क्रम से मतलब यहाँ देखिए, यह जहाँ से उद्गम होती है वहां से लेकर के और जहां तक इसका मुहाना बनता है, ठीक है ना। मतलब कि भारत में जहां तक इसका लास्ट बहाव होता है वहां तक यह क्रम से है, ठीक है ना। और आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि गंगा नदी 5 राज्यों से होकर के बहती है, जिसमें सबसे अधिक लंबाई इसका उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक लंबाई कहां पर है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबा है और झारखंड में इसकी लंबाई सबसे कम है। समझ गए?
सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम झारखंड में। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि झारखंड में गंगा नदी नहीं प्रवाहित होती है, ठीक है ना, और इसीलिए इस राज्य को फंसाने के लिए एग्जाम में हमेशा दे देता है। आप इसको नोटिस करके पूरा लिखेंगे कि झारखंड में एक जिला है साहेबगंज। कहाँ पर? झारखंड में साहेबगंज जिला से ही केवल, झारखंड के साहेबगंज जिला से ही केवल गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, और आप जानते भी होंगे कि गंगा नदी का जल जो है वह कभी मतलब क्या बोलते हैं, उसमें कीड़ा नहीं लगते हैं, ठीक है ना। उसके पीछे क्या कारण है? तो एक तो धार्मिक कारण है, जिससे हम लोग अपने धर्म से जुड़ करके ये देखते हैं कि गंगा नदी में बहुत सारे ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, शक्ति है कि वहाँ उस जल में कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है ना। एक धार्मिक पौराणिक मान्यता है। उसके साथ साथ एक वैज्ञानिक तथ्य भी है कि गंगा नदी के जल में कीड़ा क्यों नहीं लगते हैं। तो उसका जो कारण है, यानी कि गंगा नदी में एक विशेष गुण होता है। उस गुण को क्या बोलते हैं? स्वतः स्वच्छ होने का गुण। क्या बोलते हैं? स्वतः स्वच्छ होने का गुण। यानी कि उसमें कौन सा गुण है, यानी गंगा नदी में कौन सा गुण है, कौन सा क्वालिटी है? तो स्वतः स्वच्छ होने का गुण। और इसी के कारण जो है गंगा नदी का पानी में कभी कीड़ा नहीं लगता है, वो अपने आप प्यूरिफाई करते जाता है, ठीक है ना। और स्वतः स्वच्छ होने का गुण किसके कारण है? तो गंगा नदी के पानी में एक वायरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक वायरस पाया जाता है। और कौन सा वायरस है? तो बैक्टीरियोफेज। कौन सा वायरस? तो बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, ठीक है ना। आप इसको याद रखेंगे, गंगा नदी में स्वतः स्वच्छ होने का गुण पाया जाता है, और वह गुण किसके चलते होता है? तो वायरस के कारण, ठीक है ना। इस वायरस के कारण वह गुण होता है। और कौन सा वायरस होता है? तो बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना। और बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है? उस जल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को मार देता है। क्या करता है? बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसको वह मार देता है, जिसके चलते वहां पर बैक्टीरिया नहीं पनप पाता है और जल स्वच्छ का स्वच्छ रहता है, ठीक है ना। यानी कि बैक्टीरियोफेज का काम क्या है? बैक्टीरिया को किल करना, बैक्टीरिया को मारना। समझ गया? एक प्रश्न बनता है कि गंगा नदी में कौन सा वायरस पाया जाता है? तो बैक्टीरियोफेज। और इसी बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा नदी का जल कभी प्रदूषित उस तरह से, मतलब उसमें कीड़ा नहीं लगता है। बहुत लंबे समय तक उसको आप रख सकते हैं और उसमें जल्दी खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है और वो बैक्टीरिया को मारते रहता है, ठीक है ना। अब इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो कहाँ से आता है? तो गंगा नदी के पानी में जो है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिसको डिसॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, डिसॉल्व ऑक्सीजन। जिसको डिसॉल्व ऑक्सीजन, जिसको डीओ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डीओ, ठीक है ना। यानी कि उस गंगा नदी के पानी में डीओ की मात्रा अधिक है। तो जब डीओ यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो वहां पर बैक्टीरियोफेज अधिक पाए जाएंगे, और बैक्टीरियोफेज अधिक पाए जाएंगे तो पानी शुद्ध होते रहेगा। समझ गए आप? और इस गंगा नदी में डॉल्फिन नामक जो मछली है उसकी मात्रा अधिक है, यानी कि डॉल्फिन अधिक मात्रा में गंगा नदी में पाए जाते हैं। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जिसे इंसान का दर्जा दिया गया है। किसका?
अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि गंगा नदी को इंसान का दर्जा दिया गया है और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। यानी गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी की घोषणा की गई है। एग्जाम में प्रश्न ऐसा ही पूछता है कि किस नदी को इंसान का दर्जा दिया गया है, तो गंगा नदी को। अगला पॉइंट लिखिए 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी की घोषणा की गई है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर के बहती है, लेकिन इसकी अपवाह तंत्र, ठीक है ना, इसकी अपवाह तंत्र 15 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्य में? 15 राज्य। अभी आपको क्लियर कर देंगे। अपवाह तंत्र, यह क्या है? अपवाह तंत्र, ठीक है। इस पॉइंट को आप गौर से देखेंगे, यानी कि भारत में 5 राज्य से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है, लेकिन गंगा नदी तंत्र का जो अपवाह होता है वह 15 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 15 राज्यों में। एग्जाम में यह प्रश्न हमेशा आता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आइए इस पर मानचित्र पर समझ लेते हैं। देखिए गंगा नदी जो है, यहाँ से ये 2 लाइन देख रहे हैं और ये रेड वाला जो नदी है यह गंगा नदी है। यह भारत के 5 राज्य से होकर के प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये सब देख रहे हैं इसके सहायक नदी, जितनी भी सहायक नदियां हैं ये सारे मिल करके 15 राज्य में ये तंत्र का निर्माण करती है, गंगा नदी तंत्र। आप समझ गए? फिर से देखिए, यह जो नदी है यह गंगा नदी मुख्य नदी है, यह भारत के 5 राज्य से प्रवाहित होती है, लेकिन इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं ये सहायक के भी उप सहायक नदियां सभी मिला करके गंगा नदी तंत्र बनाती है। यानी गंगा नदी का अपवाह तंत्र है जो 15 राज्यों में विस्तारित है। अब आप समझ गए होंगे ना? तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आते हैं इस मानचित्र पर, ठीक है। आइए मानचित्र को देखते हैं और समझते चलते हैं। गंगा नदी एग्जाम में प्रश्न हमेशा ऐसे आता है कि गंगा नदी कहां से निकलती है, यानी गंगा नदी का उद्गम केंद्र कहां है। तो देखिए गंगा नदी डायरेक्ट हिमालय से नहीं निकलती है, ठीक है ना। गंगा का उद्गम जो है वो डायरेक्ट हिमालय से नहीं होता है, बल्कि हिमालय से, जिसे हम गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं, क्या बोलते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे भागीरथी नदी, यह नदी देख रहे हैं, यह नदी जो है यह भागीरथी नदी है। कौन नदी है? भागीरथी। और एक सतोपथ ग्लेशियर से, यहां देख रहे हैं आप सतोपथ ग्लेशियर, ठीक है। इस सतोपथ ग्लेशियर से एक यहां पर अलकनंदा नदी निकलती है। आप यहां से समझेंगे। अब देखिए मैं रेड कलर से इसको कर दिया हूं, और यही दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। एक जगह है देवप्रयाग, कौन सा जगह पर? देवप्रयाग में। और उसके बाद तब यहां से इस नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। कौन सा नदी? गंगा नदी। चलिए, यानी कि गंगा नदी का प्रश्न ऐसे भी आता है कि गंगा नदी कहां से निकलती है, कौन सी ग्लेशियर से, तो उसमें तब आंसर क्या होगा कि गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। किससे? गंगोत्री ग्लेशियर से। लेकिन किन 2 धाराओं के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है, तो वह भागीरथी और अलकनंदा। एक जो ये भागीरथी आप देख रहे हैं, एक ये जलधारा है और दूसरा अलकनंदा। भागीरथी कहां से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से, जिसे गोमुख ग्लेशियर भी कहते हैं। यानी कि भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगर भागीरथी के बारे में पूछे तब भी गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगा नदी कहां से निकलती है तो गंगोत्री ग्लेशियर। यानी उत्तराखंड के, ठीक है, ये किस राज्य में पड़ता है तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ही, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री ग्लेशियर है, जिसे गोमुख ग्लेशियर भी बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? गोमुख। गंगोत्री ग्लेशियर को गोमुख ग्लेशियर भी बोलते हैं। इसको याद रखेंगे आप। यानी कि कहीं ऑप्शन में गोमुख ग्लेशियर भी देता है, गंगोत्री ग्लेशियर भी देता है। एकदम इत्मीनान से आप पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी आपके प्रश्न बनते जाएंगे मैं इसे प्रश्न भी कराते जाऊंगा, ठीक है।
तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी है ये भागीरथी नदी है, ठीक है। और सतोपथ ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती है जिसे अलकनंदा बोलते हैं, जिसे कौन सी नदी है, अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों आपस में मिल करके देवप्रयाग में मिल जाते हैं, तब जाकर के ये गंगा नदी का निर्माण होता है। ये आप देख रहे हैं, यह गंगा नदी का निर्माण हुआ। यानी गंगा डायरेक्ट हिमालय से नहीं निकलती है, बल्कि जो दो जलधारा भागीरथी और अलकनंदा के रूप में निकलती है और देवप्रयाग में आपस में मिल जाती है। और देवप्रयाग में मिलने के बाद तब इस नदी का नाम गंगा नदी होता है। अब आप समझ गए, यह देवप्रयाग भी उत्तराखंड में ही आता है। चलिए उसके बाद देखिए, यहां से गंगा नदी का निर्माण हो गया, ठीक है। यहां पर देवप्रयाग में ये दोनों मिलकर के गंगा नदी बन गया और उसके बाद गंगा नदी आगे की ओर प्रवाहित हो रही है। और गंगा आगे की प्रवाहित होकर के यहाँ हरिद्वार एक जगह है, इस हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। एग्जाम में प्रश्न आता है कि गंगा नदी पहाड़ से उतर करके यानी कि पर्वतों से उतर करके मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है। बहुत बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो हरिद्वार में यह मैदानी भागों में प्रवेश, यानी समतल भाग में। जब गंगा हिमालय से उतरती है तो यह पहाड़ी इलाका होता है, ठीक है ना, सॉरी पर्वत वाला भाग होता है। यानी कि यहाँ पर्वतों को से चीरते हुए उतरती है गंगा नदी, लेकिन हरिद्वार के पास से मैदान में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ तक आप समझे कि हरिद्वार में मैदान में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद अभी इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। हरिद्वार के पास गंगा नदी को पहुंचा दिए। अब आगे चलिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, यह अलकनंदा नदी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा के लिहाज से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा, अलकनंदा नदी पर। अलकनंदा नदी में आगे जाकर के एक धौली गंगा, कौन नदी है, धौली गंगा आपस में मिल जाती है। यानी कि धौली गंगा और अलकनंदा का मिलन होता है, ठीक है ना। तो विष्णु प्रयाग में, यानी कि धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है, तो विष्णु प्रयाग में। ये दो नदियां जहां पर मिलती हैं उस जगह को विष्णु प्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा को आगे आने के बाद एक नंदाकिनी नदी उसमें आकर के मिल जाती है, ठीक है। और वो कहाँ पर मिलती है, तो वो मिलती है नंद प्रयाग में। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से नंद प्रयाग में मिलती है, ठीक है। उससे आगे अलकनंदा को आने के बाद यहाँ पर पिंडारी नदी मिल जाती है, जहां पर कर्ण प्रयाग में मिलती है। यानी कि पिंडारी और अलकनंदा का मिलन कहाँ होता है, तो कर्ण प्रयाग में। और एक उसके दाहिने किनारे पर आकर के मंदाकिनी नदी मिलती है। कौन नदी है, मंदाकिनी। और यह आकर के यहाँ पर मिलती है रुद्रप्रयाग में। यानी मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन जहां होता है वह रुद्रप्रयाग होता है। आइए इस चीज को अच्छा से समझ लेते हैं। और यही एरिया को पंच प्रयाग कहा जाता है, ठीक है ना। इस क्षेत्र को, इस भूभाग को पंच प्रयाग कहते हैं। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, अभी जो आपको यहां पर हम बताए कि अलकनंदा में कौन कौन सी नदी कहां पर मिलती है, उसको मैं यहां पर लिख दिया हूं, अलकनंदा और भागीरथी। आप देखिए यहां पर एक बार फिर से, अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलती है उस जगह को देवप्रयाग, यानी प्रयाग जहां दो नदियों का संगम होता है उस क्षेत्र को प्रयाग कहते हैं, ठीक है ना। जहां पर दो नदियों का संगम यानी मिलन होता है वैसे जगह को प्रयाग बोलते हैं। तो जहां पर अलकनंदा यानी कि अलकनंदा और भागीरथी जिस जगह पर मिलती है उस जगह को देवप्रयाग बोलते हैं। और अलकनंदा और धौली गंगा, ठीक है ना, अलकनंदा और धौली यानी कि सारे में अलकनंदा का ही मिलन हो रहा है, यानी कि सभी अलकनंदा में ही आकर के ये नदियां मिल रही हैं। तो अलकनंदा और धौली गंगा जहां पर मिलती है उसको विष्णु प्रयाग, और अलकनंदा और नंदाकिनी जहां पर मिलती है उसको नंद प्रयाग, और अलकनंदा पिंडारी जहां पर मिलती है कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी अलकनंदा से जहां मिलते हैं उसको रुद्र प्रयाग। और यही पांचों प्रयाग मिल करके पंच प्रयाग का निर्माण करते हैं। यानी भारत में जो पंच प्रयाग वाला जो स्थान है वो इसी उत्तराखंड वाले स्थान को
पंच प्रयाग कहते हैं। समझ गए आप? पंच प्रयाग किसको बोलते हैं? पांचों प्रयाग का नाम आप जरूर याद रखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये सही विकल्प चुनने के लिए दे देता है कि नंद प्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा को मिलने से बना है, या कर्ण प्रयाग पिंडारी अलकनंदा से मिलकर के बना है, या कुछ गलत ऑप्शन दे देगा, जिसमें आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, या तो कभी मिलाने के लिए भी दे देता है। तो ये सभी पंच प्रयाग आप याद रखेंगे। चलिए ठीक है, अभी हम यहां तक ले लाए थे, गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर चुकी थी, ठीक है ना। गंगा, ये प्रश्न जो था कि गंगा नदी कहाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती है पर्वतीय भाग से उतर करके, तो हरिद्वार में। जब हरिद्वार से आगे जब गंगा नदी आएगी तो यहाँ पहुंच जाएगी, कहाँ पर? यहाँ पर। यह जो जगह है वह गढ़मुक्तेश्वर है। कौन सा जगह है? गढ़मुक्तेश्वर। मैं गंगा नदी से जुड़ा हुआ सारे इंपॉर्टेंट चीज को ही मैं इसमें कवर किया हूँ, जो हमेशा एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं, ये आने की संभावना है, ठीक है ना। तो हरिद्वार से आगे आने के बाद गंगा पहुंच जाती है गढ़मुक्तेश्वर में, और गढ़मुक्तेश्वर कहाँ होता है? यूपी में। यानी प्रश्न बनता है कि गंगा नदी यूपी में कहाँ प्रवेश करती है, तो गंगा नदी यूपी में इस गढ़मुक्तेश्वर के पास प्रवेश करती है। कहाँ पर? इस गढ़मुक्तेश्वर, जो देख रहे हैं हम लिखा हुआ है, इस गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। फिर यहाँ से जब आगे आती है गंगा नदी तो कनौज के पास पहुंच जाती है, और इस कनौज में ही गंगा नदी कहाँ पहुंचती है? कनौज में। और कनौज में राम गंगा आकर के इसमें एक नदी मिल जाती है, ठीक है। कनौज में राम गंगा नदी आकर के इसमें मिल जाती है। और यह राम गंगा से प्रश्न कैसे बनता है? तो ये यहाँ महत्वपूर्ण विशेषता इसका यह है कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन है? तो राम गंगा। यह उत्तराखंड से ही निकलती है, ठीक है, और कनौज में आकर के गंगा से मिल जाती है। तो प्रश्न ऐसा ही बनता है कि गंगा की प्रथम सहायक नदी या पहली सहायक नदी कौन सी है? तो राम गंगा। और यह गंगा के किस दिशा में इससे इसका मिलन होता है, यानी कि गंगा के किस दिशा में? जैसे देखिए, एक नदी अगर ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो अगर इस तट पर अगर जब कोई आकर के नदी मिल रही है तो इसके बायां तट हो गया, और इस तट पर अगर कोई नदी आकर के मिले तो इसके दाहिने तट हो गया, ठीक है ना। ऊपर वाला बायां तट और नीचे वाला दाहिना तट। तो बाएं तट पर आकर के राम गंगा का मिलन होता है, ठीक है। उससे आगे जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो यहाँ पहुंच जाती है प्रयागराज। और प्रयागराज आप जानते होंगे, जो पहले इलाहाबाद था, अभी इसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो प्रयागराज में क्या होता है, एक गंगा की सबसे लंबी नदी आकर के एक यमुना नदी है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, यह यमुना नदी देख रहे हैं, यह आकर के गंगा से मिल जाती है। यानी यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में। ये भी कौन सा राज्य में है? यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में ही है। अब मैं उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गया हूँ तो उत्तर प्रदेश का ही बात हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहते हैं, उसी इलाहाबाद में प्रयागराज में यमुना नदी का इसमें मिलन होता है। यहीं पर गंगा नदी को अभी रोक देते हैं कि प्रयागराज में यमुना नदी गंगा से मिल जाती है। अब यमुना नदी की विशेषता क्या है? गंगा से मिलने वाली, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, मतलब सबसे लंबी सहायक नदी लंबाई के आधार पर, यानी कि लंबाई के आधार पर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी या सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। आप लिखेंगे, ठीक है, कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन नदी है? तो यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसे बंदर पुछ भी कहा जाता है। इस ग्लेशियर को बंदर पुछ भी कहा जाता है। और यह गंगा नदी के समानांतर ही बहुत दूर तक बहती है, ठीक है। यह गंगा नदी के पैरेलल देख रहे हैं, जैसे जैसे गंगा नदी बह रही है, यह गंगा नदी और यह यमुना नदी, यानी गंगा नदी के समानांतर यह नदी बहते हुए प्रयागराज में आकर के गंगा से मिल जाती है। क्लियर हो गया? अब आइए, यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, उस पर बात कर लेते हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी जो है यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। लेकिन इसको गंगा के भी सहायक नदी बोलते हैं।
यानी कि गंगा की भी सहायक नदी। जैसे एग्जाम में प्रश्न आता है कि गंगा के दाहिने तट पर आकर के मिलने वाले सहायक नदी, तो यह जो चंबल, सिंध, बेतवा और केन जो देख रहे हैं, यह प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं। कहां से? प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं। और यह डायरेक्ट गंगा नदी का, यानी कि सीधे सीधे गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, यह यमुना की सहायक नदी है। और यमुना में मिलने के बाद तब बाद में ये गंगा नदी में मिल जाती है। समझ गए? तो इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे कि चंबल, सिंध, बेतवा और केन यह जो है डायरेक्ट गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यमुना की सहायक नदी है, लेकिन इसे गंगा के भी सहायक नदी कहते हैं। और यह गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाले मतलब ये नदियां हैं। और यह कहां से निकलती हैं? तो प्रायद्वीपीय पठार से। अभी तक इधर वाले जो भी गंगा की सहायक नदी हैं, ठीक है, जैसे रामगंगा, ये सभी हिमालयी नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? हिमालयी नदियां हैं। लेकिन चंबल, सिंध, बेतवा, केन प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं जो इसके बाएं तट पर मिल रहे हैं। एक और चीज लिखिए, यमुना एक ऐसी नदी है जो बाएं तट से बाएं तट नहीं, दाहिने तट है, ठीक है ना। मतलब हिमालयी नदियां में से यमुना एक ऐसी हिमालयी नदियां हैं जो गंगा के दाहिने तट पर आकर के मिलती हैं। तो बाकी सभी हिमालयी नदियां गंगा के बाएं तट पर मिलती हैं, ठीक है ना। तो एक यमुना का ये भी प्रश्न बनता है कि दाहिने तट पर मिलने वाली वो कौन सी हिमालयी नदियां हैं? तो यमुना नदी है, ठीक है ना। चंबल जो है इसमें इटावा के पास, यमुना में कहा मिलती है? इटावा के पास, ठीक है। और बेतवा जो है वह हमीरपुर, चंबल जो है यमुना में इटावा पर, ठीक है ना। कहां पर? तो इटावा के पास आकर के मिल जाती है। और बेतवा जो है यहां पर हमीरपुर में। और केन जो है बांदा में। कहां पर? केन यमुना से बांदा में मिल जाती है। तब इसको याद रखेंगे कि चंबल जो है इटावा में, और बेतवा जो है हमीरपुर, और केन जो है बांदा में यमुना से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद यमुना में प्रयागराज में यमुना को मिलने के बाद इससे आगे जब चलेंगे तो गंगा नदी पहुंच जाती है कहां पर? गाजीपुर, ठीक है। और इस गाजीपुर में एक नदी आकर के इससे मिलती है। उस नदी का नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती। इसके बाएं तट पर। कौन सी तट पर? बाएं तट पर। और यह नदी कहां से निकलती है? तो फुलहर झील, ठीक है ना। फुलहर झील से यह नदी निकलती है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में, ठीक है। यानी कि फुलहर झील से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत एक जगह है, जिला है, वहां से फुलहर झील से एक नदी निकलती है जिसे गोमती नदी कहते हैं, और आकर के गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। इस नदी की विशेषता क्या है कि प्रश्न ऐसे बनता है, यह नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, गोमती नदी, क्योंकि यह नदी जो है वह क्या बोलते हैं, पर्वतीय भाग से नहीं निकलती है, बल्कि धरातलीय भाग से इसका उद्गम होता है। आप अक्सर देखे होंगे कि नदी का जो उद्गम होता है या तो पर्वतीय भाग या तो पठारी भाग से, लेकिन गोमती नदी यानी हिमालय की वैसी सहायक नदी जिसका उद्गम धरातल से हुआ है, मतलब कि धरातल में इसका निर्माण फुलहर झील से हुआ है। फुलहर झील से एक नदी निकलती है, उसी नदी का नाम है गोमती, यानी कि पर्वतीय भाग से नहीं उतरती है। आप समझ गए इस नदी का क्या महत्वपूर्ण विशेषता है? यानी गंगा की वैसी सहायक नदी जो धरातलीय भागों से प्रवाहित होकर के उसमें मिलती है गंगा में। तो कौन सी नदी है? तो गोमती नदी। कहां से निकलती है? तो फुलहर झील से। किस राज्य से? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला से, ठीक है। चलिए अब यहां से गाजीपुर से आगे जब बढ़ेंगे तो छपरा पहुंच जाएंगे। यानी छपरा में एक नदी आकर के मिल जाती है जिसे घाघरा नदी बोलते हैं। कौन सी नदी है? घाघरा नदी। और इस घाघरा नदी का उद्गम जो है वह उत्तराखंड में दो धाराओं के रूप में होती है, ठीक है। एक शारदा और एक घाघरा। शारदा को काली नदी भी बोलते हैं, ठीक है। शारदा को काली और घाघरा को करनाली। इसको याद रखेंगे, शारदा को काली भी बोलते हैं
और घाघरा को करनाली भी बोलते हैं। और यह दो नदियां आपस में मिल करके एक जलधारा घाघरा का निर्माण करती है। ठीक है, यानी घाघरा नदी का उद्गम जो होता है, जो दो जलधाराओं के रूप में इसका उद्गम होता है, एक शारदा और एक घाघरा, जिसे शारदा को काली भी बोलते हैं और घाघरा को करनाली भी बोलते हैं। और यही घाघरा और शारदा मिलकर के आगे एक जलधारा बनाती है जिसे बोलते हैं घाघरा नदी। कौन नदी हो गया? घाघरा नदी। और इस घाघरा नदी का मिलन गंगा से छपरा में होता है। कहां पर होता है? छपरा में। आप इसको जरूर याद रखते जाएंगे। और इस नदी की क्या विशेषता है? घाघरा नदी जो है वह गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी किसके बेस पर? तो वाटर वॉल्यूम। ठीक है, जल के आयतन के आधार पर, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी यानी कि लंबाई के आधार पर। और घाघरा जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी वाटर वॉल्यूम के आधार पर। ठीक है ना, यानी कि जल के आयतन के आधार पर, यानी कि इसमें जल का बहाव अधिक होता है। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है ना, यानी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तो यमुना, सबसे बड़ी सहायक नदी वाटर वॉल्यूम के आधार पर, उसके बेस पर तो घाघरा नदी, या उत्तराखंड से ही निकलती है, जो दो जलधाराओं के रूप में निकलती है, जो भी आप समझे। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। और यह घाघरा नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो छपरा में। ठीक है ना, और छपरा से जब गंगा नदी आगे चलती है तो यहाँ पहुंच जाती है पटना में। यानी कि पटना से कुछ पहले ही एक नदी आकर के इसे मिल जाती है। यानी कि पटना इस जगह का नाम याद रखने के लिए मुख्य रूप से ये है। लेकिन यह सोन नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और डायरेक्ट जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और कहाँ मिलती है? तो पटना के पास, यानी कि पटना से थोड़ा सा पहले गांव में ही इससे मिल जाती है। ठीक है ना, इसकी सहायक नदी बनाती है। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो आप जानते होंगे, सोन नदी यहाँ देख रहे हैं अमरकंटक चोटी है, यानी कि मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से दो नदियां निकलती हैं जो विपरीत जलधाराओं में प्रवाहित होती हैं। एक जलधारा यहाँ उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाती है, जो पटना के पास जाकर के मिल जाती है। उस नदी को सोन नदी बोलते हैं। कौन सी नदी है ये? सोन नदी। और एक जलधारा उसके विपरीत में पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, मतलब दक्षिण पश्चिम की ओर, इसे नर्मदा नदी बोलते हैं। यह कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी। ठीक है ना, यानी कि अमरकंटक चोटी से दो नदियां निकलती हैं जो विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। एक नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर के और पटना के पास मिल जाती है, जिस नदी को सोन नदी बोलते हैं। और उसी अमरकंटक से एक नदी और निकलती है, नर्मदा नदी, जो अपनी भ्रंश घाटी में बहती हुई अरब सागर में अपना पानी गिराती है। आप जानते होंगे, और नहीं तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में विशेष पढ़ेंगे। तो सोन नदी की क्या विशेषता है कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली वैसी नदियां, जो उत्तर की तरफ जाकर के गंगा नदी से मिलती हैं। तो कौन सी नदी है? तो सोन नदी है। ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय पठार से निकल करके और उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा में जाकर के मिलने वाली वो कौन सी नदी है? तो सोन नदी। और कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है ना, अमरकंटक चोटी से। फिर इसके आगे, और यह कहाँ मिलती है? तो पटना के पास। ठीक है, और इसके आगे जब गंगा नदी पहुंच जाती है सोनपुर में। ठीक है, यहाँ पर सोनपुर के पास जब गंगा नदी पहुंचती है तो इसमें आकर के एक और गंडक नदी इसमें मिलती है। यानी गंडक भी गंगा की सहायक नदी है जो आकर के सोनपुर में मिल जाती है। ठीक है, उससे आगे जब गंगा नदी बहती है तो आ जाती है कुरुसेला। यानी जो भी है उसका कुछ न कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है, मैं उसके बेस पर मैं चर्चा करते चल रहा हूं। कुरुसेला में आकर के एक नदी मिलती है जिसे कोसी नदी बोलते हैं। कौन सी नदी? कोसी नदी। ये भी बिहार में ही है, लेकिन कोसी नदी की क्या विशेषता है इसको देखते हैं। नेपाल में ही एक गोसाई धाम, ठीक है ना, यह गोसाई धाम नाम का ग्लेशियर है। ठीक है, वहां से 7 धाराओं के रूप में
कितने धारा के रूप में? 7 धारा, 7 स्ट्रीम के रूप में 7 नदियां वहां पर निकलती हैं, जिसे सप्तकोशी नदी बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? सप्तकोशी नदी। यानी कि सप्तकोशी नदी किसको बोलते हैं? गोसाई धाम के पास 7 धाराओं के रूप में नदियां निकलती हैं और उसी 7 धाराओं को सम्मिलित रूप से सप्तकोशी नदी कहते हैं। और उस 7 धाराओं में से 3 धारा बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, मतलब भारत में 3 धारा जो है वह भारत में प्रवेश करती है और 4 जलधारा नेपाल में ही प्रवाहित हो जाती हैं। 4 इसके जलधाराएं नेपाल में प्रवाहित हो जाती हैं और 3 जलधारा आप देख रहे हैं, ये 3 जलधाराएं भारत में प्रवेश कर जाती हैं और यही तीनों जलधारा सम्मिलित रूप से मिल करके और कोसी नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, और इस कोसी नदी की और विशेषता है कि कोसी नदी जो है वह बिहार का शोक कहलाता है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आप बहुत बार ऐसा बिहार के सॉन्ग गाने में भी आप सुने होंगे कि कोसी जो है बिहार में बहुत तबाही मचाती है। ठीक है ना, तो यानी कि बहुत लोगों को घर से बेघर कर देता है, अचानक घर में बाढ़ आ जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? कोसी जो है बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि यह रास्ता परिवर्तन के लिए, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। यानी कि अचानक कोसी का मार्ग अचानक चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह जब हिमालय से उतरती है तो अपने साथ बहुत सारे नदियों को काट करके जलोढ़ निक्षेप कहिए उसको या बालू मिट्टी गाद कहिए लाती है और अपने रास्ता को अवरुद्ध कर लेती है। और जैसे मान लीजिए यहाँ से एक नदी बह कर आ रही है, बीच में अगर यहाँ पर बहुत सारे निक्षेप हो गया अवसाद, तो यह अपना मार्ग बदल के इधर इधर बहने लगेगी। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो गांव बसे होंगे वो क्या अचानक तबाह हो जाएंगे ना। तो कोसी के साथ यही घटना होता है। ये कोसी जो है मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। अचानक भी यह मार्ग बदल लेती है और इसमें बाढ़ हमेशा आते रहता है, जिसके चलते बिहार का शोक कहते हैं इसको। बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कोसी नदी मृदा अपरदन के लिए भी और मार्ग परिवर्तन के लिए, दोनों के लिए यह विख्यात है। कोसी नदी की विशेषता यही है। ठीक है, उससे आगे यानी कि कोसी नदी जो है वह बिहार में कहां पर मिलती है? तो कुरुसेला में। कहां पर? कुरुसेला में कोसी नदी का गंगा से मिलन हो जाता है। ठीक है, उसके आगे जब गंगा नदी चलती है तो पहुंच जाती है गोदावरी घाट। गोदावरी घाट में आकर के एक नदी इससे मिल जाती है जिसे महानंदा नदी कहते हैं, या दार्जिलिंग की पहाड़ी। वेस्ट बंगाल में जो है ना, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी है, वहीं से एक महानंदा नदी निकलती है और गोदावरी घाट के पास आकर के गंगा से मिल जाती है। इस नदी की विशेषता है कि गंगा से मिलने वाली, यानी गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी, यह गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है। कौन? महानंदा। गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन है? तो महानंदा। कहां से निकलती है? दार्जिलिंग पहाड़ी से। समझ गए आप? उसके बाद गोदावरी घाट से जब आगे आती है तो गंगा नदी एक अलग जलधारा में वितरित हो जाती है। ठीक है ना, एक अलग जलधारा में बट जाती है और यह जलधारा जो है वह पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, जो इसी शहर पर है, यानी इस एक अलग नदी बन जाती है जिस नदी को हुगली नदी बोलते हैं। कौन नदी बोलते हैं? तो हुगली नदी। हुगली नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की वितरिका है। यानी वितरिका और सहायक नदी आप समझते हैं? चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जो जानते होंगे अच्छा है, जो नहीं जानते होंगे। देखिए सहायक नदी क्या हुआ, जैसे यह एक नदी है, इसमें आकर के कोई नदियां मिल जाए, इधर से एक नदी आकर के इसमें मिल जाए, एक नदी यहाँ से आकर के इसमें मिल जाए, यहाँ से आकर के इसमें मिल जाए, या इस नदी में आकर के इसमें कोई नदी मिल रही है, तो यह जो है इसकी सहायक नदियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सहायक नदी। लेकिन इसके जस्ट विपरीत है। ठीक है, यानी नदियां जब आकर के किसी नदी में मिले तो वह हो गया क्या? सहायक नदी। लेकिन इसके विपरीत देखिए, अगर यह नदी यहां से बहते हुए ऐसे आ रही है और यहां आकर के एक जलधारा इधर और एक जलधारा इधर बट गया, ठीक है ना, तो यह इसकी वितरिका हो गई। क्या हो गई?
वितरिका यानी कि उसका वितरण हो जाना, उसको बंट जाना। समझ गया? तो वितरिका क्या है? जब एक मुख्य नदी से एक नदी अलग हो जाती है, यानी कोई एक मुख्य नदी का प्रवाह हो रहा है, उसमें से एक जलधारा अलग निकल करके अलग दिशा में बहने लगती है, तो वैसे जलधारा को एक अलग नदी नाम दिया जाता है, जिसे वितरिका कहते हैं। ठीक है, तो वही वितरिका का एक निर्माण होता है कलकत्ता में, जो हुगली नदी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, यानी आगे चल करके गंगा का एक वितरिका बनता है जिसे हुगली नदी कहते हैं। तो हुगली नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, ऐसे देखने से लग रहा है कि इधर से आकर मिला हुआ है, लेकिन यह गंगा की वितरिका है। तो आप वितरिका समझ गए कि क्या होता है। उसके बाद गंगा आगे पहुंच जाती है बांग्लादेश में। ठीक है ना, यानी पश्चिम बंगाल हमारे भारत की सबसे बॉर्डर सीमा है, और उसके बाद इसका प्रवेश बांग्लादेश में हो जाता है, और बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा कहते हैं। ठीक है ना, बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। यानी कि गंगा के नाम से गंगा नदी का बंगाल की खाड़ी में प्रवाह नहीं होता है। ठीक ना, बंगाल की खाड़ी में विसर्जन किस नाम से, तो अभी आगे चर्चा करेंगे। पहले तो ये गंगा नदी यहाँ पर समाप्त हो गई। ठीक है ना, बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करेगी इसका नाम पद्मा हो जाता है, और यहाँ से आकर के बांग्लादेश में ही एक और नदियाँ हैं जिसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बोलते हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का आकर के इस गंगा में ही मिलन होता है, और वही दोनों मिल करके आगे चल के मेघना नाम से जाने जाते हैं, और मेघना के नाम से ही गंगा नदी का विसर्जन बंगाल की खाड़ी में होता है। और यहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जहाँ पर मुहाना बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जहाँ पर मुहाना बनता है, यहाँ से लेकर के और हुगली नदी के मुहाने तक बहुत सारे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, और इस डेल्टा के बारे में हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जब पढ़ेंगे तो उसके साथ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये गंगा नदी तंत्र अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जब गंगा नदी का नाम पद्मा पड़ जाता है बांग्लादेश में, तो यहीं तक मैं आज गंगा नदी को समाप्त कर रहा हूं, और उसके बाद जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को जब मैं लाऊंगा तो साथ में मिला करके इसको बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित कर देंगे। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि गंगा नदी डायरेक्ट हिमालय से नहीं निकलती है, और इसके जल में कीड़े क्यों नहीं लगते हैं, और बाकी गंगा नदी, हाँ इसमें थोड़ा सा आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि गंगा नदी के बायां तट पर मिलने वाली कौन कौन सी सहायक नदी है, और गंगा नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली कौन कौन सी सहायक नदी है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि उससे पता चलेगा आप अभी तक कितने समझे हैं। तो चलिए आज मैं इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट चाहूँगा कि आप अगर मेरे वीडियो को आवाज़ कर रहे हैं, या जो भी व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए हैं स्टडी राइट विथ सुनील में, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके तक तुरंत मिल जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। देखिए, लाइक करने से होगा क्या कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लोग लाइक करने में कमी मत कीजिए, लाइक दबा करके कीजिए एकदम। और चलिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।